अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना इलियास और प्रोग्राम का नाम है ब्रेकफास्ट विद सज्जाद मीर। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड जो है वो बहुत बहुत अच्छा गुजरा होगा। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम। आपका वीकेंड अच्छा गुजरा लगता मेरा है? बहुत अच्छा गुजरा, आपका कैसे गुजरा है? माशाल्लाह। बाद में पूछेंगे कैसा अच्छा गुजरा। ठीक है, अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं अगर आप इजाज़त दें, जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, एक और किस्त आ गई है पनामा लीक की। जी, बस 3 खबरें हैं जिस पर मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। एक पनामा लीक्स के हवाले से, जी जी, एक चीफ सेक्रेटरी जो बलूचिस्तान का, जिसके बारे में करोड़ों रईसानी साहब। पैसे जो पकड़े गए हैं उनके घर में पड़े हुए, और तीसरा ये कराची में एक कत्ल है एक नौजवान का, खुर्रम ज़की का, जी बिल्कुल। उसके हवाले से। खुर्रम ज़की के हवाले से इसलिए कि वो मेरा कुलीग भी रहा है अच्छा। और वो मीडिया से ताल्लुक़ था उसका। वो TV1 पे मेरा प्रोड्यूसर था, मेरा कोऑर्डिनेटर भी था, फिर प्रोड्यूसर भी था। और उसकी यानी कि जो एक रफ्तार थी तरक्की की, वो मैंने देखी है। नज़रियाती कलाबाजियाँ भी उसकी देखी हैं, मैंने कलाबाजियाँ ही कहूँगा। अच्छा। और हम उसको वार्न भी करते थे कि तुम मुश्किल पानियों में जा रहा है। नतीजा वही निकला जो ऐसी सूरत हाल का निकला करता है। अफसोसनाक बात है, यंग मैन, और वो आमतौर पर ये मजहबी नज़रियाती बहस में भी लगा रहा। एक मजहबी प्रोग्राम भी TV1 पे उसने किया एक ज़माने में, मेरे जाने के बाद किया था। मैंने उस वक्त उसे भी वार्न किया था और मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट की थी कि ये ज़रा एहतियात कीजिएगा, ये अभी एक जज्बाती मूड में है, जज्बाती माहौल में है। और उसने ये इसी शौक़ में जाके मौलाना अब्दुल अजीज़ और इनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज कराई है, मुकदमात भी किए। यानी बेसिकली वो सुन्नी अकीदे का था। अब बहस करते करते वो शिया अकीदे को भी डिफेंड करता था, अपने आप में मरंज बनने की कोशिश करता था। अब ओन उसको किया गया, वहतुल मुस्लिमीन ने किया है और जनाजा भी उसका इस तरह आया है। लेकिन मेरे साथ उसने 4-5 साल काम किया है, बहुत डिवोटेड किस्म का आदमी था। कुछ हमारे हसास अदारों से भी उसका ताल्लुक़ शुरू में रहा। ताल्लुक़ से मुराद कोई उनका आलाकार नहीं, मुलाजमत की थी उसने बाकायदा। फिर उसके बाद हमारे पास आया था और उसके बाद वो बहुत अहम जिम्मेदारी अंजाम भी देता रहा। दूसरे चैनल पे गया, फिर वो एकदम अपनी मजहबी डिस्कोर्स, समाजी लिहाज से गायब हो गया। जब उसके नाम के साथ समाजी कारकुन आता है तो मुझे ज़रा अजीब सा एक पैटर्न महसूस होता है। लेकिन वो काम करता था और शाम को, रात को एक चाय खाने पे बैठे गप्पे लगाया करता था। उस ज़माने में भी गप्पे लगाने का, हम जैसे लोगों का गप्पे लगाने का वही उसका एटीट्यूड था। और मैं कराची में था जब मुझे उसकी खबर मिली, और ज़ाहिर एक दुख हुआ। एक साथी जो था वहाँ से चला गया, और एक लंबे अरसे से उसके साथ ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उनके एक साथी मुझे उस दिन मिले थे। मैं पूछना ही चाहता था कि वो कहाँ है, तो ये रात लेट गई, ये खबर आ गई कि ये वाक़या हो गया। दूसरी पनामा लीक्स के बारे में एक तो ये है कि आज उसका नया वर्शन आ रहा है, और उस वर्शन के बारे में कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में अभी से अफवाहें शुरू हो गई हैं। इमरान खान जब लंदन गए थे तो 2 अफराद उनके साथ थे, जिसमें जहांगीर तरीन और अलीम खान थे। यहाँ गिना जाता है कि वो इमरान के दाएं बाएं इसलिए हैं कि असल पार्टी का फाइनेंसर वो है। मैंने इमरान के फाइनेंसर नहीं कहा, पार्टी के फाइनेंसर कहा है। अगरचे लिखा यही जाता है कि इमरान के फाइनेंसर, कि मुझे ये बात मुतासबाना लगती है कि बात को इस तरह किया जाए। वहाँ जिस साहब ने सारे उनके बंदोबस्त किए थे, और उनको जिनके जहाज़ में या जिन्होंने जहाज़ का इंतज़ाम किया, निजी जहाज़ के, जिसमें बैठ के वो बर्मिंघम भी गए थे, और हर चीज़ों पे वो उनको, यानी कि वहाँ के फाइनेंसर, जिसे किसी ने बड़े सितम ज़रीर ने कहा कि ATM 3 वो भी डिस्कवर हो गया। जुल्फ़कार अली बुखारी, जिसे जुल्फ़ी बुखारी कहा जाता है, तो किसी ने उसे ATM 3 का नाम दे दिया है। बड़ा मज़ेदार नाम है ये भी। और कहा कि उसके ख़ानदान की 6 कंपनियाँ हैं पनामा लीक्स में। यानी कि कंपनियों के नाम अब बढ़ते जा रहे हैं। अब बहुत से लोगों का नाम है, अलीम खान का नाम तो खैर आ गया है, शर्मीन साहिबा का नाम भी आया है। हाँ, ये जो देखिए, जो हमारी नई अभी आर्टिस्ट, हाँ, उसकी पे कंपनियाँ। अच्छा, कंपनियाँ रखना कहीं आपके ऑफशोर कंपनियाँ लिखना, दुनिया के इस निज़ाम में जो इस वक्त राइज है, कैपिटलिज्म जो इस वक्त राइज है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया के किस मुल्क को नहीं पता कि ये ऑफशोर कंपनियां से हैं। बरतानिया के कानून में उसकी गुंजाइश है, अमेरिका के कानून में उसकी गुंजाइश है। हम इस बात को इस तरह ले रहे हैं कि इन कंपनियों के ज़रिए हमारे लोगों ने शायद अपने मुल्क का टैक्स अदा ना किया हो और वेट करके उन्होंने कंपनियाँ बचाई हों। हालांकि मसलन उनका दावा होगा कि हमने लंदन में जो प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तो ख़रीदने के लिए वो किसी कंपनी के नाम पे होगी, और वो कंपनी ऑफशोर होगी। अगर ऑफशोर नहीं होगी तो लंदन के कानून के मुताबिक अगर आप उसका टैक्स बस देंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये एक वहाँ एक हीला बना रखा गया है, जिसे हमारी मजहबी इस्तिलाह में हीला कहा जाता था। और वहाँ कहते हैं टैक्स अवेट करना जुर्म है, टैक्स सेव करना कोई जुर्म नहीं है। टैक्स बचाना जुर्म नहीं है। टैक्स को मतलब
धोखाधड़ी से गायब करना जो है ना, ये जुर्म है। बहरहाल कुछ भी हो, बहुत से लोगों के नाम भी आए हैं, शौकत तरीन के भी आए जब हाँ जी, इरफान इकबाल साहब हैं जो ताजिर है, जिनकी एसोसिएशन बताई जाती है। इरफान इकबाल पूरी जो है ये तो बड़ा नाम है, ये जरदारी के साथ भी इनका ताल्लुक था, अल्ताफ हुसैन के साथ ताल्लुक कहना जाता है। कंपनियां होगी, कारोबार करते हैं, और इस तरह के सारे कारोबार कंपनियां क्यों नहीं होंगी लोगों की जी। और ये बेनज़ीर के कज़न तारिक इस्लाम, इनकी खाला थी, क्या नाम था, क्या इस्लाम नाम था उनका, बड़ी एक्टिव थी शुरू में बेनज़ीर जब आई। अच्छा, शौकत अहमद नाम है। शौकत अहमद है, अच्छा सॉरी रिटन। ये शौकत तरीन क्यों यहाँ लिखा गया? चलिए भी 11 बजने वाले हैं, शायद मुझे नाम सामने है उनमें, शौकत तरीन साहब का भी हो, और हाँ हो सकता है, हो सकता है, यू नेवर नो। तो इरफान इकबाल के बारे में 10 लाख पाउंड का उसने जमानत दी थी अल्ताफ हुसैन की। सेठ आबद का नाम है। अभी सेठ आबद, आप तो उसे स्मगलर कहते रहे, मालूम हुआ कि वो कंपनी है उसकी जिसके लिए वो काम करता है। इसने फलाही काम पाकिस्तान में बहुत सारे किए हुए हैं, और एक तो मंसूब उनसे बात ये होती है कि उसने पाकिस्तान के एक्टिव प्रोग्राम में मदद देने के लिए हमारा बहुत सा काम किया था। तो हमारे बहुत से लोगों ने बहुत से काम किए जिसकी तरफ से बहुत से लोग करते। साबिक वज़ीर सेहत नसीर खान जो है, उनका नाम आता है, उनके बेटे का नाम, भाई का नाम, पोर्ट कासम अथॉरिटी के साबिक एमडी का नाम आता है, पता नहीं क्या क्या नाम है। बहुत सारे कहते हैं बम फटने को तैयार हैं, और ये किसी वक्त भी आज 11 बजे शायद ऐलान होने वाला है। और बहुत से नाम, बहुत से लोगों के इशारे मिलते हैं, यकीन नहीं आता, कुछ लोगों के ऐसे नाम भी आते हैं और जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं है, सियासत से हटकर भी है, लेकिन मुल्क के बहुत से अहम शोबों के साथ हैं, उनके नाम भी आते हैं। मैं बुनियादी बात कहता हूँ कि जब तक दुनिया में ये निज़ाम, जिसे हम कैपिटल सिस्टम कहते हैं, और कैपिटल सिस्टम का वो वर्जन जो आज का राइज है, फ्री इकॉनमी के ज़माने का जो राइज है, उस वक्त तक इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं वो जितने भी हम चीखते रहें वो मौजूद हुआ करती हैं। और यह ने तो नया केस पेश कर दिया था, उन्होंने कहा अमेरिका के पास 19 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे हैं, बरतानिया के, यूरोप के पास 16 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे हैं, और ये 32 ट्रिलियन डॉलर तो यहीं पड़े हुए हैं पनामा लीक्स में। और ये पैसे हड़प करना और जब पैसे निकलवाना और गुलवाना, अंगूठा रख कर जिस तरह गुंडे करते हैं इलाकों में, मुल्कों की हैसियत से ये करते हैं। उन्होंने कहा पनूशे, शाह फहरान, मार्कूस, सभी इनके आलाकार थे, लेकिन जब तख्त व ताज से हटाए गए तो दुनिया के चैंपियन बनने के लिए कह दिया कि हमने उनकी जायदाद पर कब्जा कर लिया है। कब्जा करके किसको दिया? आपने अपने खजाने बढ़े ना, तो आमरों के खजानों से भी बढ़ते हैं, मुल्कों से अब भी करते हैं। तो वो पैटर्न कुछ भी है, लेकिन असल में सूरत हाल ये है कि आज 11 बजे नई लीक्स आ रही हैं, और उधर हमारी असम्बली का आज इजलास भी होना है। आज नवाज शरीफ ने यह कह दिया कि साहब बात सुने, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, लेकिन आप कमेटी बनाए मुज़ाकराती जो बैठ के बात करें। यानी इनडायरेक्ट उसने कहा कि मैं दबाव में आने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं कमीशन बनाने पर, जुडिशल कमीशन बनाने पर, तो बैठ करें। देखिए 2 हफ्ते करीबन गुजर चुके हैं, जुडिशल कमीशन का कहीं नाम ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब पहले तुर्की चले गए, वापस आए तो उन्होंने मीटिंग की है। उनको समझ नहीं आ रहा असल में इदलिया को भी, कि जब अपोजिशन और हुकूमत डिवाइडेड है, TORs पर जब मुतफिक नहीं हो पा रहे, हम किस चीज़ पर मुकदमा शुरू करें, किस चीज़ पर तहकीक शुरू करें? ये कोई मुकदमा, ये तो इंक्वायरी है, इंक्वायरी करें ना करें। कोई कहता है छोटी करो, कोई कहता है बड़ी करो, बड़ी करेंगे तो फंस जाएंगे, छोटी करेंगे तो शायद इंसाफ का खून हो जाए। कुछ एक कल किसी ने आर्टिकल लिखा हुआ था डॉन में, वो कह रहे थे कि 1956 का जो एक्ट है उसके तहत जो हमारे चीफ जस्टिस अगर ये कमीशन में हेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनके पास सिविल जज के वो होंगे, तो वो कहते हैं इख्तियारात को बढ़ाया जाए। तो फिर मैं क्यों बढ़ाया जाए जब आपके कानून में नहीं है? यानी कि एक आदमी ने अब जुर्म किया, आप कहते हैं कानून को बदल दो, वो कह रहे हैं अमेंडमेंट करें। क्यों करें भाई? जब उसने जुर्म किया तो पहला कानून मौजूद है, तो उसमें से अगर उस कानून के मुताबिक जुर्म नहीं है तो जुर्म नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर उस कानून के मुताबिक कोई लिमिटेशन है तो है। वो तो एक हंगामा शुरू हो गया था, पड्डा शुरू हो गया था मुल्क के अंदर, और आपने इलेक्शन के मामलों पे एक जुडिशल कमीशन के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी कर दी। थोड़ा है कि रोज उठ के कानून साजी करें, रोज उठ के आइन बदलें, रोज उठ के मजाक करें, ये तो नहीं हुआ करता है इस तरह। ये मैं नहीं कहता कि आप ये नहीं करें, ये होना वोना कुछ नहीं है। ये मैं बता दूं, ये अपोजिशन भी नहीं चाहती कि इस पर इंक्वायरी हो, कि इंक्वायरी से कुछ नहीं निकलना। उनको पता है, उनको पता है कि इस चीज़ को जितनी देर से उछाला जाए बेहतर है। कुछ नहीं निकलने का मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि हुकूमत जहाँ जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बेकसूर है। कहने का मतलब ये कि सारा काम जितना भी होगा वो लीगल निकलेगा, और सारी जो लोगों को एक शिकायतें हैं कि शायद ये पाकिस्तान से यूं गया और वो गया, वो कोई चीज़ साबित करना मुश्किल होगा। इसलिए सारे लोग इस पर करना चाहते हैं। बहरहाल नवाज शरीफ ने कहा जी मैं तो तैयार हूँ, और ये कि अपना मुज़ाकराती टीम बनाएं और बैठ के इस पर बात करें, जो मसला होता है उसको फाइनल करें और उसको तय करें जी।
कल मीटिंग भी की उन्होंने जाती उमरा में, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। अब तो ये भी खबर बनती है कि शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, पहले तो नहीं वो खबर बनती थी, अब सुना आजकल बन रही है, अफवाहें जो फैल रही हैं। और मेरा ख्याल में उसमें पंजाब की सूरत हाल पर बहस हुई होगी, गुफ्तगू होगी, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर भी बहस की गई होगी, ये सारी बातें ज़ेर गौर आई होंगी और यकीनी तौर पर आनी चाहिए जी। तो मेरे ख्याल में पनामा लीक्स के बारे में पहले मैंने खून ज़की के कत्ल में बिल्कुल आपको एक्सक्लूसिव दिया है, हाँ, जो मेरा ख्याल बहुत लोगों को इल्म में नहीं है, अपने ही हवाले से हमने दिया है। पनामा लीक्स के बारे में सिर्फ यही है कि ATM 3 जो है अब जुल्फी बुखारी को मेरा ख्याल इस नाम से याद किया जाएगा, मुझे लगता है शाम तक ये नाम फैल जाएगा, और लोग बहुत सारे हैं। और मुझे अब नाम नहीं याद रहा कि क्या खाला का नाम था इसका, क्या सलाम नाम था बेनज़ीर की खाला का, जो बहुत एक्टिव हुआ करती थी उस ज़माने में, आमतौर पर 70 क्लिफ्टन में हमें वही रिसीव किया करती थी, बहुत नाइस खातून थी, उनका बेटा होगा ये तारिक सलाम वगैरह। तो ये सारे नाम जो आएंगे इस नाम से हम चस्के तो लेंगे, मज़े तो लेंगे, एक हाइप तो क्रिएट करेंगे, लेकिन इसका कोई आगे बढ़ने का कोई मसला नहीं है। हमें आगे चलना चाहिए और बात को लेके आज असम्बली के इजलास के हवाले से भी कहा जा रहा है वज़ीर आज़म को आके वजाहत पेश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे, वो मज़े में है, आपकी इंक्वायरी रुकी हुई है और जलसे पे जलसा मार रहे हैं। वो लोग कहते हैं हाथ रोक के जलसा भी ना करो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो एक अजीब व गरीब फ़ज़ा है, हमारे साथ मजाक हो रहा है ना जी। सियासत आज वो इमरान ने कल कह दिया जी मरी में वहाँ एक इमारत पर 49 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। अच्छा, एक निजी इमारत पर, वहाँ नवाज शरीफ रहते हैं ना, कभी नवाज शरीफ तो यहाँ कभी रहे नहीं। ये इमारत का नाम गवर्नर हाउस है, ये तारीखी इमारत है, सार्क मालिक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके लिए हम इसे रेनोवेट कर रहे हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़, इसका बचाना भी बहुत ज़रूरी है, हम वो काम भी कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा, ये एक नया मतलब, और उस पर शुरू हो गया ये झूठ बोलता है, रोज़ झूठ बोलता है, इसको झूठ बोलने की आदत है रईसी साहब। अब देखिए ना, हर तरफ से चाकू छुरियाँ तेज़ हैं, हर पर तरफ से ज़बानें जो हैं वो बड़ी ज़ोरदार वार करती दिखाई देती हैं। तो ये जो इसमें तो रौनक लगी हुई है वो अलग बात है, लेकिन मेरा ख्याल में मुल्क की सियासत के हवाले से अब आपको और हमें कुछ एक मुख्तलिफ तरह से सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए किस तरह ये बात जो है ना आगे बढ़ सकती है और इसके नतीजे के तौर पर मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर भी हो सकते हैं जी। अच्छा, ये 3 बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ थी। चौथी खबर जो है वो हमारे बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना के जो घर से सेक्रेटरी ख़जाना के घर से पैसे निकले, कैश पड़ा हुआ, गंदे गंदे नोट भी कोई करारे से नहीं है, पता नहीं जो मिले उसने पकड़ के फेंक दिए वहाँ। और सुना है कि वो दुबई जा रहे थे, नोट भेजना था हवाले के ज़रिए, कि उसी दिन वो पकड़े गए और इसलिए घर पे थे और उन्होंने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। जो वज़ीर थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने कहा कि ये बात है। तो अब पता चला जी कि ये पैसे जो थे ये निकाले गए थे बल्दियाती हिसाब में से, और उसमें से कुछ मच के इलाके में या किसी इलाके में ज़्यादा पैसे निकाले गए और ये शो किया गया कि वहाँ के बल्दियात में इस्तेमाल होते हैं। वहाँ के वो इस्तेमाल हुए कि नहीं हुए या कैसे विड्रॉ कर लिए गए, ये अभी कोई खबरें डिटेल उसमें नहीं आई हैं। अब हो सकता है इसमें कुछ लोगों के नाम आए कि इस इलाके के जो MNA MPA थे वो उनके साथ मिलकर या मेयर वगैरह के साथ मिलकर। अच्छा, वहाँ तो जो बल्दियाती सिस्टम है पहले दिन से कायम है, यानी कि हम तो इलेक्शन अब करवा रहे हैं, अभी तक मेयर वगैरह मुकर्रर नहीं कर सके, बलूचिस्तान में हो चुके थे। हो सकता है कि उस सिस्टम में पूरी बदनवानी हुई हो सकता है कि सिर्फ ये ब्यूरोक्रेसी का कमाल उसने काम दिखा दिया है, हो सकता है कि इसमें कोई सियासतदान भी मुलव्वस हो सकता है कि जिन नेक नाम लोगों का नाम आ रहा था कि कर्से से उन्होंने बलूचिस्तान में एक स्टेबिलिटी कायम की है, उसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हों। लेकिन ये है कि बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना के इस तरह नाम आना, और नाम भी क्या घर पे छापा पड़ा है और नोट बिखरे पड़े। 12 बैग्स थे, 12 बैग्स भर भर के वो लोग लेके गए हैं। अब बताइए, हाँ, 730 मिलियन हुआ नहीं तो मशीनें उन्होंने ATM उन्होंने ATM कहता हूँ वो नोट गिनने की। तो कल हमारे एक दोस्त ने तबसरा किया, उन्होंने कहा नोट गिनने की मशीनें कम पड़ गई तो सियासतदानों से मंगवा लीजिएगा। वो भी नोट गिनने के लिए मशीनों से काम लेते हैं क्योंकि उनकी दौलत भी उंगलियों से गिनी नहीं जा सकती। तो अच्छा, पीपल्स पार्टी के भी टेन्योर में थे, अब भी हैं, तो पहले से कभी इनके कोई इस तरह के केसेस या नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी के केस कहाँ खुलते हैं, कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स ने असल जो कुछ खा पी रहे हैं वो तो यही रहे हैं, बाकी तो कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा डाल देते हैं वो सियासतदानों को, थोड़ा बहुत हिस्सा डाल देते हैं किसी और को। कोई कहता है खाकी ब्यूरोक्रेसी को देखो, कोई कहता है सिविल ब्यूरोक्रेसी को देखो, कोई कहता है सियासतदानों को देखो, कोई कहता है कारोबारी लोगों से इनके ताल्लुकात का जायज़ा लो, फलां का फलां फाइनेंसर है, फलां का फलां फाइनेंसर है, फलां का फलां ATM है, फलां का फलां ये है, और यही होता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा जो मॉडल है ये आज की जो एक माशरा इंटरनेशनल उसका एक शाखसाना है और उसके खिलाफ ना हम लड़ सकते हैं, ना बदल सकते हैं, ना शायद कुछ नज़र आता हो इसको करना जी। अच्छा, अब एक और बात है, हमारे चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जजों को अंग्रेज़ी नहीं आती।
उनका इम्तहान लो, पास ही नहीं हो सकते। एक जज पास हुआ था जब इम्तहान हुए थे, 250 में से लोग आ गए थे। अच्छा, अब इंसाफ करने के लिए अंग्रेज़ी का आना ज़रूरी है, हर किस वो कहते हैं लाजमी आना चाहिए। अच्छा, Sorry, वो it's my opinion. अपने सिस्टम के हवाले से ठीक कहते हैं। जो गवाही दे रहा होता है ना वो अंग्रेज़ी बोलता है, ना वो लिखने वाला अंग्रेज़ी में लिखता है। सारी कार्रवाई आपने करें, आप कौमी ज़बान में कार्रवाई आप। और ये है कि अगर वो इंसाफ कर सकता है, इंसाफ करने वाले के लिए अंग्रेज़ी का आना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, अगर उसमें आप इतने नलायक है कि आपको अंग्रेज़ी लिखनी नहीं आती, तो आप जज की कुर्सी पे बैठ क्या कर रहे हैं? इस सिस्टम में तो ये दुरुस्त है, और उनकी शिकायत भी दुरुस्त है। और ये कि तालीम, एक तरफ तालीम याफ्ता लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो नौकरी की तलाश में निकलते हैं और कहीं से जजी मिल जाती, जज से हमारा हायर कोर्ट के नहीं, छोटे जजेस भी हैं, तो वो उस पर खुश हो जाते हैं और काम हो जाता है। तो जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती, उनके स्टेनो वगैरह इतने तजर्बाकार हो चुके होते हैं, वो मुकदमा लिख देते हैं, और मुकदमा लिख देते हैं तो उसके नतीजे के तौर पर उनका काम चल जाता है। बस ये खबरें हैं बड़ी चीज़। इसी के साथ हम वक्फा लेते हैं, सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, स्टे विद अस। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है इनसाइट। जी मीर साहब, आज हमारे यहाँ दो खानों का कल तज़किरा था। एक तो सादक खान का जो जीत गए हैं, लंदन का मेयर बन गए, तारीख में पहली बार हुआ है। दूसरा एक आमिर खान का जो हमारे बॉक्सर थे और टाइटल जीतना चाहते थे, लेकिन वो क्लियर नॉकआउट हो गए हैं। वो कल उनका बड़ा उस वक्त हाइप क्रिएट हुई थी। दोनों बरतानवी, पाकिस्तानी निजात बरतानवी हैं। अच्छा, सादक पहले हैं जो मेयर बने हैं, MP भी रहे हैं, ये कहा है वो किया है। अब इससे बेहतर मुख्तलिफ आर्टिकल आ रहे हैं। और हामिद मीर ने लिखा कि किसने कहा कि ये पाकिस्तान की जीत है या ये कोई इस्लाम की जीत है। हाँ, ये हुआ कि इस्लामोफोबिया जो क्रिएट किया जाता है यूरोप में, उसकी शिकस्त है, उसको आप कह लें। वरना ये तो हम जिन्स परस्ती का भी कुछ हामी था और कुछ और था, और ये बहुत सी बातें थी। और ये इसलिए इस तरह के आप बातें जो करते हैं, उन्हें कहा ये जो हसीना वाजिद की भांजी है, पता नहीं उसका ट्यूलिप सदीकी नाम है, क्या नाम, हाँ ट्यूलिप सदीकी, शेख रिहाना इनकी बहन है, उसकी बेटी है, वो भी इसको सपोर्ट कर रही थी क्योंकि लेबर पार्टी सपोर्ट कर रही है। और वो सारा ये कि हम कहें कि पाकिस्तानी फ़र्क, पाकिस्तानी कोई नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, एक हमें एजाज़ है कि मेरे शहर में पैदा होने वाला एक बच्चा अगर कोई एजाज़ ले लेता है तो फ़ख्र तो ये होता है कि मेरे शहर का है। इससे ज़्यादा कि मेरे शहर ने तीर मारा या मैंने तीर मारा, ये तो मतलब नहीं होता। तो खैर वो कहते हैं कि इस्लामोफोबिया की यकीनी शिकस्त है। इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। और ये जो ख़ास तौर पर जब ये आया था, जो ये सारी सूरत तो होती है कि लेबर पार्टी जीती है वहाँ से, और ये जीत है उसकी। तो हमारे यहाँ भी पार्टी जीती, ठप्पे लगे जाते हैं उस वक्त। जिस इलाके में पीपल्स पार्टी जीतेगी, जिसमें तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ जीतेगी। जिसमें मुस्लिम लीग नून है, आप उल्टा लटक जाएं, आप उसको हरा नहीं सकते। अच्छा, जिस इलाके का कोई वडेरा है, वो वडेरा जीतेगा, चाहे अनपढ़ है, जाहिल है, कुछ भी है, उसके मुकाबले में आप अफलातून खड़ा कर दें, बेचारा वो देखते रह जाएगा। तो इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं। अगर पार्टियाँ भी इतना असर रखती हैं, लेबर पार्टी खासी अंडर प्रेशर थी लेकिन जीत गई है। अनस सरवर जो क्या है, इनके हमारे सरवर साहब के बेटे हैं, वो भी जीत गए। पाकिस्तानी ज़्यादातर लेबर पार्टी में होते हैं ना, तो ये सारी सूरत वहाँ पैदा हुई है। एक और चीज़ भी थी, उन्होंने इस्लामोफोबिया की तो बात की है हामिद मीर साहब ने, लेकिन सुलेमान गनी साहब जो थे वो दूसरे आर्टिकल में जिक्र है, उसका मैं जिक्र बाद में, मैं 3 आर्टिकल पढ़ने हैं। और इसमें यह कि कोई मोहम्मद अजीब जो एक मीरपुर का कश्मीरी था, वो पहले भी ब्रेडफोर्ड का मेयर रहा है, लंदन का पहली बार हुआ जी। वो आमिर खाकवानी का आर्टिकल है जी। इस तरह की चीज़ें आपने इंटरनेट में देखी होगी, खाकवानी भी इंटरनेट पर देखने का वास्ता है, और वो फ़ख्र से बताता है कि मैंने देखता हूँ, ट्रेनर को देखता है, आई एम पॉसिबल। उसने क्या कहा, आरफ अनीस मलक, उससे रब्ता किया, वो इनका कंपेनर भी रहा, और बहुत सी चीज़ें उसने रब्ता किया और केस उसने बनाया। उसका खुलासा ये है, इसकी तस्वीरें दिखाई गई कि शिद्दत पसंदों के साथ तकरीरें की, जिसका भी एक आपने सलमान गनी का नाम लिया, जिसका इवानुल इलाकी से ताल्लुक़ था, वहाँ से ताल्लुक़ था, वो उनके साथ इसकी तकरीरें आई हैं। और 5-6 लोगों के साथ इस तरह का जिक्र आया जिनके साथ उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि जब तकरीर फंक्शन होता है तो मैनेजमेंट अपने तरीके से हर तरह के बंदे इकट्ठा कर देती है। तो उनके साथ खड़े होकर तकरीर करने का मतलब नहीं कि आप उनके हम ख्याल हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप उनके साथ आपने तकरीर करने का मौका मिला। मिसाल के तौर पर आपको खड़ा कर दें कहीं ताहिर रशीद साहब के साथ तकरीर करने के लिए, तो लाजमी नहीं कि आप ताहिर रशीद साहब के हम ख्याल हैं,
या इम्तियाज़ आलम के साथ खड़ा, कई बार तकरीर करने का मौका मिला, इम्तियाज़ आलम के साथ खड़ा कर दें तो इसका मतलब नहीं है कि आप इम्तियाज़ आलम के हामी हैं भाई, वो उस आदमी का अपना नज़रिया, आपका अपना नज़रिया है। तो इनका ये गालबन ये इस्तदलाल है और यही दलील है, उसी पे कहते हैं। और उन्होंने कहा कि अब जो वो हारे हैं, क्या नाम है, जैक गोल्डस्मिथ, ये इमरान के बच्चों के मामू, यही कह लीजिए, यहाँ साबक बीवी के साबक साले कह लीजिए, कुछ कह लीजिएगा। तो वो सलमान खान कहते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहा। जमाइमा ने अगर से ट्वीट किया कि इसने आखिरी दिनों में अपनी कैंपेन को बिल्ड करने के लिए कि वो मुसलमान आ रहा है, मुसलमानों के खिलाफ की बात की थी, तो जमाइमा ने कहा कि ये नस्ल इम्तियाज़ परस्ती थी, मैं इसकी हिमायत नहीं करती। और इमरान भी शायद आखिरी दिनों में इज्तनाब भी किया उसने, ज़्यादा में दरमियान में गया था। लेकिन इसको सेट बैक आम तौर पे जहाँ भी गिना जाता है, बाहर भी गिना जाता है। इतने वोटर नहीं है लंदन में तहरीक इंसाफ के जितने, वो अगर होंगे तो पाकिस्तानियों के लिए अहम है ना जी। लंदन के माशरे में वहाँ बंदे हैं इस वक्त 80 लाख, और उसमें से 30 लाख गैर मुल्की हैं, और उसमें बांग्लादेशी भी हैं, और उसमें इंडियन भी हैं। तो हर तरह के लोग जो हैं वो उसमें हैं, और वो वहाँ रहते हैं। इसलिए इस हवाले से भी उसका जिक्र आता है और देखा जाता है, करता है। तो सलमान गनी साहब हमारे नहीं हैं, हमारे सलमान गनी साहब तो भले आदमी, वहाँ के कोई और तीसरा आर्टिकल इस हवाले से कोई शायद और भी है, हाँ, ईस्टर वेबर का आर्टिकल है, न्यू लंदन मेयर द सादक खान स्टोरी। वो पूरी कहानी है कि कैसे वो यहाँ 8 बहन भाइयों का है, 5वें नंबर पर था, 70 की दहाई में पाकिस्तान से हिजरत करके गए थे। वो अपनी स्कूल हेडमिस्ट्रेस नाज बुखारी का बड़ा फ़ख्र के साथ जिक्र करता है, जिसने कहा कि रंगो नस्ल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप तरक्की करना चाहती तो आप कुछ भी हो सकते हैं, कर लें। तो इस तरह की बहुत सी बातें उनके बारे में आ रहे हैं। और वो वकील बना, फिर असाजा और वकीलों को ह्यूमन राइट्स के हवाले से केस लड़े, बड़े कुछ मशहूर केस भी हैं इनके, जिस पे इसने बिली बैंड, अच्छा ये इलेक्शन कैंपेन भी चलाता था, बिली बैंड को कह दिया तो हार जाएगा, हाँ डेविड मिल्टन, तो वो हार भी गए थे जी। और बहरहाल इसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगता रहा कि विजन की कमी है, और बस चलाने वाले का बेटा है, ना तजर्बाकार है, स्कूल बॉय है, बस वगैरह वगैरह जो भी होता है। लेकिन इसके बावजूद जीत गया। 3 आर्टिकल इसी मौजू पर थे मुख्तलिफ लोगों के, तो मैंने चाह कर उनका जिक्र कर दूँ जी। अच्छा, खुर्शीद नदीम साहब आज डिफरेंट आर्टिकल के साथ आए हैं जी। आज हम वक्फा नहीं लेना, हमने जल्दी से आर्टिकल ख़त्म करनी है, फिर दूसरे सेगमेंट में लंबी बात करनी है। सियासी इंतहा पसंदी खुर्शीद नदीम साहब ने, उन्हें कहा कि नफ़रत की सियासत जो है ना जी, ये तबाह करती है। और इस वक्त पाकिस्तानी, जब बांग्लादेश में यही नफ़रत की सियासत ने ऐसी तैसी की है, उनका क़याम ही नफ़रत की सियासत पे हुआ था। और उसके बाद कुछ देरों के लिए उन्होंने अकल नाखून लिए और कुछ सुख का सांस लिया, और वहाँ दुनिया भर के इन्वेस्टर, हत्ता कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी उसको इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर समझते थे पाकिस्तान से, वो जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन ये बड़ा छोटा वक्फा रहा। खालदा ज़िया और ये सारे लोग जब थे, उसके बाद हसीना वाजिद फिर आई जब, तो उसने आते ही नफ़रत की सियासत का आगाज़ किया, जमात इस्लामी को टारगेट किया। यानी कि वो शख्स अब मोतियुर रहमान निज़ामी, वहाँ उनको सज़ाए मौत सुनाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने तौसीक कर दी है कि किसी वक्त भी सज़ा दे सकती हैं उन्हें। मैंने जिक्र किया था कि वो पाकिस्तान को, मैंने आखिरी बार उनको 70 में देखा था जब इस्लामी जमीयत तलबा के वो नाज़म बने थे। परंज किस्म के शरीफ से आदमी हैं, उन्होंने वहाँ के मेंबर असम्बली के भी इलेक्ट हुए हैं। और कसूर उनका यह है कि वो जमात इस्लामी से, और जमात इस्लामी ने इन्हें बहुत टाइट किया हुआ है। अच्छा, और अब इस शख्स में वहाँ क्या हुआ है, दूसरी इंतहा पसंदी जन्म ले रही है। दूसरी इंतहा पसंदी क्या है कि बकौल इनके गैर मजहबी स्कॉलर मारे जा रहे हैं। एक टीचर ने कहा लड़की को कि मैं तुम कौन हो, हिजाब हटाओ तक देखूँ तुम कौन हो, मुझे क्या पता तुम कौन, मेरी क्लास में आ गई है। किसी ने उसकी वीडियो बना दी, चला दी, और उस टीचर की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई। देखे ना अब। अच्छा, वो शेख हसीना वाजिद का हामी पाकिस्तान का दुश्मन भी है, हम उस पर खुश तो नहीं हो सकते। लेकिन अगरचे उसने भी अहमकाना हरकत की है, लेकिन बात यह है कि लोग जो हैं उस गुस्से में बहुत सी बातें जो है ना वो आगे बढ़ाते भी हैं और करते भी हैं। और ख़ासे उस फिर उसने कत्ल का जिक्र किया है, इसका जो अभी मैंने जिक्र का खुरम ज़की का, और इस तरह ये सारे वाक़यात होते हैं। उन्होंने कहा इंतहा पसंदी जो है ना असलन जो है वो प्रॉब्लम पैदा करती है। और इनकलाब का नारा लगाने वाले जान लें कि इनकलाब जो है वो इंतहा पसंदाना सोच का नतीजा होता है। ये कहते हैं रोमान है, ऐसा चलता नहीं है। और इस वक्त जब इश्तराकियत आई तो अहले सरमाया के ख़िलाफ़ उसने आवाज़ उठाई। ये हमारे इस्लामी इनकलाब वाले आए तो तागूत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। ये इस्लामी इनकलाब वाले तो ईरान के ही हैं सिर्फ, जिन्होंने इनकलाब का नाम लिया, और तागूत बुज़ुर्ग कहा इसको, अमेरिका को। तो उन्होंने कहा कि सारे लोग जो है ना वो
चल रहे हैं, काम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ फिर गोल्ड स्मिथ की वाल, हमारे यहाँ नवाज शरीफ वगैरह का जिक्र और उनका तस्करा कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सारी सूरत हाल है हमारे यहाँ, किस तरह इनकलाब वाले जो उन्होंने सियासत को नफ़रत की जगह बना दिया और रियासत ने भी इसकी हमायत की। मुझे नहीं पता इसका उनकी मतलब क्या है। रियासत ने कहा, उन्होंने भी इस बयानिया को आजमा लिया। ये बयानिया को आजमाने का मतलब होता है कि ये वो समझते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि दीन की बुनियाद पर आप रियासत का निज़ाम चलाएँ, वो इंतहा पसंद है। अच्छा भाई, अगर वो इंतहा पसंद हैं तो जो आप ठीक पसंद हैं वो बता दीजिए कौन है और कैसे हैं, क्या है उनका तरीका। औरिया ने ख़ास तौर पे आज इसको दूसरे एंगल से लिखा है। उन्होंने कहा ये जो कहते हैं ना कि दीन ऐसा ऐसा आता है, इनकलाब ऐसा ऐसा आता है, तब्दीली ऐसा ऐसा आती है, उन्होंने कहा झूठे लोग हैं। उन्होंने कहा कि बहस हो रही थी किसी टीवी चैनल पर, तो उस पर ये बसर पड़ जाए। उन्होंने कहा कि मिसाल दीजिए जब कि ये ऐसा एकदम आया हो। उन्होंने कहा कि हजूर के ज़माने में कुव्वत नाफिसा मौजूद थी तो दीन नाफिस होता था। जब हजूर का इंतकाल हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में 3 मस्जिदों के अलावा मस्जिद नबवी, खाना काबा और एक मस्जिद को बहरीन की उन्होंने हवाला दिया है, बहरीन में अलाउल हज़मी की मस्जिद, 3 मस्जिदों में बाजमात नमाज होती थी, वरना बाजमात नमाज होना भी ख़त्म हो गई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फ़ाइट किया, कुव्वत नाफिसा दिखाई और दीन दोबारा नाफिस हुआ। तो इस लिहाज से ये कहना कि कुव्वत नाफिसा का नहीं, माशरा खुद ब खुद बदलेगा। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में चोरी हो जाए, तुमको बस बैठे हुए हम, तो ये माशरा खुद ब खुद बदलेगा तो खुद चोर ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं हुआ करता। रियासत की कुव्वत नाफिसा जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सके। अच्छा, एक आर्टिकल आज ज़ाहिरुल हक साहब ने लिखा है, जोड़े। हमारे यहाँ सैयद बरादरान मशहूर थे औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद, जिन्होंने सारे 12 साल में 7 शहजादों को नचाया और आखिर में आखिरी शहजादा मोहम्मद शाह जो था उसने समझ लिया कि ये लोग जो थे लड़ा के हमें मार रहे हैं। उन्होंने उन्हें जहर देकर कुछ दे के दोनों को ख़त्म किया। दोनों भाइयों, सैयदजादों का ये 2 भाइयों की जोड़ी थी जिनके हल्का इक़्तिदार एक तरह का 12 साल रहा। ये असल बादशाहगर थे, बादशाहगर हुआ करते थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई उन्होंने मटकाफ नाम का बताया कि जहाँ भी भाई थे वहाँ भी भाई थे, पूरी दुनिया पे उनकी हुकूमत जनूबी अफ्रीका में बना दिया, यहाँ वो बना दिया, कनाडा में ये बना दिया। कोई जिस तरह उन्होंने रूल किया होगा। टैलेंटेड लोग हमारे यहाँ टैलेंटेड कज़न कई होते हैं, टैलेंटेड भाई भी होते हैं। अब मैं गिनवाना शुरू कर दूँ ब्यूरोक्रेसी में दूसरी जगहों पर, तो कई भाई कई लोग काम हाँ नहीं, ये अब कहना चाहते हैं कि अब इन्होंने जोड़ी बन गई है नवाज शरीफ की और मियाँ क्या फजल रहमान की। अच्छा, हाँ, और इन्होंने कहा कि जी अगर फजल रहमान उस ज़माने में होते तो चंगेज़ खान को ये हो जाता, नादर खान तक ताउस न ले जा सकते, बस ये होता कि वो दरिया सिंध के किनारे उनका दारुल सुल्तान बन जाता और वहाँ तख्त ताउस वहीं रखा होता, डेरा इस्माइल खान में वगैरह वगैरह। गुमावर के बपाया रसीद कार मुगा, हज़ार बादा नाखुर्दा दर्द रगे ताकस्त। अभी इस अंगूर के अंदर बहुत सी शराब बाकी है। ये ना समझो कि ये ख़त्म हो गया है सारा खेल जो पीर मुगान का था, ये चलेगा। तो ये बरादरान के हवाले से उन्होंने एक ख़ास नक्शा खींचा है और उस नक्शे के हवाले से एक ख़ास कहानी को बिल्ड किया जी। शाहिद जावेद बरकी ने कहा कि जी लंबी बात है लेकिन खुलासा उसका ये कि 3 चीज़ों के ख़ात्मे की बात की थी। लोड शेडिंग और जिसे 3 E's कहता है, एलिमिनेशन ऑफ, दूसरा मईशत इकानमी कहता होगा, तीसरा मजहबी इंतहापसंदी एक्सट्रीमिज़म कहता होगा। तो 3 E's को ख़त्म करने की तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं ये हुकूमत। लेकिन एक चीज़ जो नज़रअंदाज हुई है वो पानी का मसला है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज बड़ी पैदा हो सकती है, हो रही है, ज़राअत में हमें ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हमारी हुकूमतें कुछ गौर नहीं करती। इन्हें कुछ गौर करना चाहिए और देखना चाहिए क्या हो सकता है। ये हैं आज के बेशतर आर्टिकल जिनमें कुछ का ताल्लुक़ था उससे एक बेसिक मसले से था, नफरत की, और दूसरा जो था दूसरी तरह के आर्टिकल थे। तो मैंने तीनों तरह के आर्टिकल जो आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। हमारे सादक खां का था और दूसरा ये लिबरलिज्म और सियासत, नफरत वगैरह की सियासत पे था। तो ये है आज का किस्सा सारा जो मैंने देखा है और आपके सामने। और पानी पे भी आपने बात कर दी है। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन स्टे विद अस। आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनपुट। और टेलीफोन लाइन पर आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही रिनाउंड एनालिस्ट हैं और डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं, हाफिज़ तारिक महमूद साहब। हैंड ओवर टू यू। डायरेक्टर न्यूज़ कहाँ के? न्यूज़ वन। अच्छा, हफ्सा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा,
3 खबरों पे आज हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। एक तो पनामा लीक्स पे जो उसकी नई किस्त आ रही है, दूसरी बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी का जो सेक्रेटरी ख़जाना का जो मामला है, पैसे मिले हैं, क्या हमारे अंदर क्या गड़बड़ हो रही है। लेकिन तीसरी खबर जब पहली मैं कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल से वाबस्ता, जब मैं भी वहाँ था और मेरे वो प्रोड्यूसर भी थे और खुरम ज़की, उसकी डेथ की ये एक पूरी सूरत पैदा हो, ये क्या हुआ है, आपको क्या लगता है? ये नौजवान बड़ा डायनेमिक किस्म का था, क्या क्या सूरत हाल है इसकी? मीर साहब बहुत शुक्रिया। जहाँ तक खुर्रम ज़की का ताल्लुक है, आपसे ज़्यादा शायद ही चंद लोग होंगे जो जानते होंगे खुर्रम ज़की को, जो प्रोफेशनल कैरियर था। जब वो मीडिया से रिलेटेड काम में आया तो सबसे पहले आपके साथ ही जी, मेरे साथ ही आपका प्रोग्राम करते रहे। और फिर आपने देखा कि वो कुछ अर्सा कबल इस्लामाबाद के अंदर जो एक सिविल सोसाइटी की मूवमेंट थी उसके चलाने में पेश थे जिब्रान नासिर साहब के साथ। मुख्तलिफ जो और समाजी तंजीमें हैं उनके साथ वो नजर आ रहे थे। उसके अलावा जो सोशल मीडिया उसके ऊपर भी खुर्रम ज़की खासे फाल थे और उनके अपना जो भी मौक़िफ़ था उसको बड़े बेबाक अंदाज में वो पेश कर रहे थे। शबीन महमूद का वाकया हो या कोई भी वाकया हो, मीर साहब आप जानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो उसमें बर्दाश्त की कितनी कमी है। हमारी जो लोग हैं, जो जिनको आप एक्सट्रीमिस्ट कह लें, रिजिड कह लें, अपने नजरियात के हवाले से खासा मुतशद्दिद किस्म के लोग हैं। तो ये इसमें जिस तरह शबीन महमूद के वाकये की जो GIT हुई थी और उसमें जो सांप पकड़े गए, उन्होंने कहा कि ये इनके जो ख्यालात थे वो इस तरह के थे कि जिसकी वजह से मैं मजबूर होके इनके ऊपर हमला किया और इस तरह से मामला कर दिया। तो इस किस्म के बहुत सारे वाकयात हैं जो भरे पड़े। तो खुर्रम ज़की का मामला है, कल एक टेलीफोनिक कॉल जो है वो इंटरसेप्ट हुई है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंटरसेप्ट की है, जो शहरियार महसूद ग्रुप के एक कारी सैफुल्ला है जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उनके और डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखने वाले एक सहाफी हैं, उनके दरमियान एक टेलीफोनिक कॉल थी जो कि रिकॉर्ड की गई है, जिसमें वो कारी सैफुल्ला साहब जो शहरियार महसूद ग्रुप के तर्जुमान है वो कह रहे हैं कि हमने खुर्रम ज़की को तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मुखालफत में और उनके खिलाफ जो है बात करने के इल्जाम में कत्ल किया और बाज़ और दीगर सहाफी और अफराद जो हैं वो भी हमारी हिट लिस्ट पर मौजूद है जिन्हें हम निशाना बना सकते हैं। अच्छा, बड़ी बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि क्या मामला था। बड़ी तशवीशनाक बात है जी, बिल्कुल बदकिस्मती की बात है हमारी सोसाइटी के, जहाँ पर किसी के भी वैसे तो अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये भी जहन में रखना जरूरी है कि उससे किसी और को जो है वो ऐसा ना हो रहा हो कि उसके मजहबी जज्बात मजरूह हो रहे हो। लेकिन बहरहाल हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे अब टॉलरेंस नहीं है जी, अपने ख्यालात के इजहार की आज़ादी होनी चाहिए। तो खुर्रम ज़की साहब के साथ ये बड़ा ही इंतहाई अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या हुआ है, जिसको मतलब जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ठीक बात है। उसके जो कड़ियां हैं उसका इशारा मैंने आपको दे दिया कि किस तरह इसकी कड़ियां मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं। और इसे मैं बदकिस्मती के अलावा कुछ नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ की बर्दाश्त की इतनी कमी है कि हम किसी भी अपने मुखालिफ की बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं और इस हद तक चले जाते हैं जहाँ पर किसी की जान ले भी सकते हैं और किसी की जान दे भी सकते हैं। तो ये मामला जो है वो इसी मंजरनामे में देखा जाना चाहिए खुर्रम ज़की साहब का, जो मैं जिस तरह से देखता हूँ। ठीक बात है जी, मेरी भी यही राय है बिल्कुल, और उसका मैंने इजहार भी शुरू में किया है। और दूसरी बात मैं पनामा लीक्स पे आना चाहता हूँ जी। अब उसमें बड़े नाम आ रहे हैं, सुना 11 बजे नाम आ रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने तो खैर कहा जो पुरानी कहानी है उसके मुताबिक मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा लेकिन मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज जो नाम आ रहे हैं उसमें कई अहम नाम है। एक जुल्फी बुखारी का नाम आ रहा है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो वहाँ क्या कहते हैं लंदन में एक तरह के इमरान खान के फाइनेंसर हैं, जिसे अब ATM 3 भी किसी साहब सितम ज़रीफ ने नाम दे दिया है, और वगैरह वगैरह। ये जो नए नाम आ रहे हैं इससे क्या सूरत हाल कोई बदलती दिखाई देती है? आपको क्या लगता है क्या होने वाला जी? सर नाम तो कुछ नाम आ गए हैं मंजर आम पे, कुछ और मजीद नाम आ रहे हैं जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि मजीद तहकीकात हो रही है। जो अहम नाम है जुल्फी बुखारी आपने जिक्र कर ही दिया, उनकी 6 ऑफशोर कंपनियां हैं जिसके बारे में कहा गया है, और जो उनकी बहनें हैं, जुल्फी बुखारी का नाम सामने आया है। इंटरेस्टिंग जो नाम है वो मैं आपको बताऊं, शर्मीन उबैद चुनाई की जो वालदा है उनकी 3 ऑफशोर कंपनियां जो है उनका नाम सामने आया है। एक आप जानते होंगे विफाकी वजीर सेहत थे नसीर खान साहब, बरादरान के अजीज रखते हैं। नसीर खान साहब का नाम इसी पनामा लीक्स में आया है। पीपल्स पार्टी की रुखसाना जुबैरी साहिबा जो सेनेटर हैं उनका नाम सामने आया है।
एक पीपल्स पार्टी के बहुत ही करीब रहने वाली शख्सियत जो स्टील मिल के साबिक एमडी थे सत्तार डेरो साहब, उनका नाम सामने आया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान साहब, उनका नाम भी जो है वो पनामा लीक्स की ये जो नई फहरिस्त है उसमें लिया जा रहा है। इसी तरीके से चैम्बर से ताल्लुक रखने वाले शौकत अहमद साहब का नाम है। एक और मीडिया ग्रुप के जो साहब हैं उनका नाम भी इसके अंदर आ रहा है। इरफान इकबाल पूरी जो कि आसिफ जरदारी और अल्ताफ हुसैन के बड़े करीब थे, उनका नाम जो नई फहरिस्त है उसके अंदर लिया जा रहा है। तो बहुत सारे नाम हैं जो कि अब दोबारा लिए जा रहे हैं और बात बातें ये कही जा रही हैं। जो आज उमर चीमा साहब जो ICIG के रुकन भी है, उन्होंने कहा जी कि कुछ नामों के ऊपर मजीद तफ्तीश हो रही है, मजीद तहकीक की जा रही है और वो कंफर्म किया जा रहा है कि उनमें से कौन से नाम ऐसे हैं। उनसे भी राब्ते किए गए हैं जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर शामिल किए जा रहे हैं। तो पिंडोरा बॉक्स जो अगर सिर्फ मियां नवाज शरीफ की जात के हवाले से हमारे यहाँ मामला ये हुआ कि चूंकि उनका नाम था और उनके बेटों का नाम था, तो उसकी वजह से जो फोकस था वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली तक महदूद हो गया। तो जो बहुत सारे दीगर नाम थे उन्होंने उसी शोर का फायदा उठाया और वो डिस्कस नहीं हुए। तो अगर हमने ये पनामा लीक्स या टैक्सेशन या मनी लॉन्ड्रिंग या इससे मुताल्लिक या कौमी दौलत या खजाने को लूटने से मुताल्लिक मामलात पर हकीकी मानों में तवज्जो देनी है, तो फिर तो हमें इन सारे लोग, चाहे उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो, चाहे ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, चाहे नून लीग से हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई सरकारी ओहदे पे रहा हो। इसमें एक नाम ऐसा है जो एडमिरल मुजफ्फर हुसैन साहब के बेटे हैं, अजहर हुसैन, उनका नाम भी इस पनामा लीक्स के अंदर शामिल हुआ है। तो पिंडोरा बॉक्स तो बहुत फैल गया है। अब इसको लोग अपनी मफादात की और अपनी जरूरियात की भेंट चढ़ा देते हैं, तो वो फिर एक और कौम के साथ बदकिस्मती के अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा तो हाफिज होगा साहब, और चंद दिन एक बाद मिनट हम- तरह मैं आपसे एक हमारे सेंटर फॉर पॉलिसी एंड मीडिया स्टडी इस्लामाबाद में थिंक टैंक, उनके अब्दुल बाकी साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनका खास काम है इस पर। मैं उनकी जरा राय लेना चाहता हूँ, मालूम हो कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या आपका क्या इस पनामा लीक्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? आज उसकी पहली किस्त आई है, दूसरी किस्त आ गई है, तीसरी बमशल कहते हैं 11 बजे फटेगा, क्या आपको क्या कहना चाहते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, लेकिन जितना तक मैं समझ पाया हूँ आपका क्वेश्चन पनामा लीक्स के बारे में, तभी हमारे दोस्त हाफिज तारिक साहब बड़ी डिटेल में तमाम अफराद के नाम तो ले चुके। मैं थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स और की तरफ आऊंगा। बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क के अंदर कि हुक्मरान तबके में लोग मौजूद हो, अपोजिशन में मौजूद हो या बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोग हो, बड़ी अजीब लॉजिक और मंतिक लेके वो अपने आप को सेव करने की जो कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर ये कहा जा रहा है कि जी हमारा डायरेक्ट नाम तो नहीं है, हमारी औलाद का नाम है। कहीं ये कहा जा रहा है कि जी यूरोप और फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर ये टैक्स हेवन कहलाती है। जहां पे टैक्स हेवन भी कहलाती है वहां पे भी कुछ रूल्स मौजूद है। इसी तरह मैं आपको ये बताता चलूं कि पनामा लीक्स के बाद तकरीबन कोई 60-70 कंट्रीज मिलकर इंटरनेशनल लॉ मेकिंग कर रही हैं ये ऑफशोर कंपनीज के ऊपर, और इसको लिंक किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के एक नए सेल से, जो नया सेल वहां पे बना है जिसका नाम है एसेट रिकवरी सेल। अगर किसी मुल्क का भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या उनका बिजनेसमैन कम्युनिटी हो या किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक हो, अगर उसकी इलीगल ट्रेल ऑफ मनी से पैसे बाहर शिफ्ट हुए हैं, तो यूएन के इस सेल को ऑफिशियली कांटेक्ट करके न सिर्फ वो पैसा वापस लाया जा सकता है, बल्कि उस फर्द को सजा भी दी जा सकती है नेशनल कानून के मुताबिक या इंटरनेशनल कानून के मुताबिक। ये डाउन द लाइन विद इन आप ये समझे 40-50 डेज में ये हकीकतें मंजरे आम पे आ जाएंगी। ठीक बात है। अब हम वापस आते हैं उन अफराद की तरफ जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं और इस स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं। हमारे अपने मुल्क में भी बहुत एक्सटेंसिव लॉ मेकिंग की जरूरत है। देखिए, जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर पे बैठे होते हैं, जो कहने को तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जी हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो जो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो पब्लिक को आंसरेबल भी होता है, अकाउंटेबल भी होता है। ये वो एरिया, ग्रे एरिया है लॉ की साइड पर हमारा, जिसपे हमें थोड़ी सी तवज्जो करने की जरूरत है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को तवज्जो करने की जरूरत है। ठीक। अनफॉर्चुनेटली हमारे अदारे या स्टेट के इंस्टीट्यूशंस की जो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए वो नहीं है मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से जो भी शख्स जिसको भी मौका मिलता है वो फायदा उठाता है और फाइनेंशियल बगलिंग के अंदर आता है। ठीक अब बात। आप देखिए, फ्रांसिक ऑडिट
आपके लॉ में ही मौजूद नहीं है, आपके पास उसके एक्सपर्ट ही मौजूद नहीं है। ये लफ्ज ही हमने नया सीखा है। अनफॉर्चुनेट है कि इतने बड़े स्कैंडल्स में 72 बिलियन का नेशनल डेट है, लेकिन 200 से 250 बिलियन आपके पाकिस्तानियों के बाहर पड़े हुए हैं। अब उसके बाद भी अगर कहें जी हमारा दामन साफ है, हमारे बच्चे इन्वॉल्व थे या हमारे पार्टनर्स इन्वॉल्व थे, ये कोई आंसर नहीं है, कोई लॉजिकल बात नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है आपकी। मैं हाफिज साहब से अब तीसरी बात भी पूछना चाहता हूं, फिर मैं आता हूं आपकी तरफ भी अगर वक्त हमारे पास बच गया। हाफिज साहब, वो जो सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान के पैसे निकले हैं, घर में पैसे निकले हैं, ऐसे मैले मैले से नोट निकले हैं, ये क्या, ये कोई रिश्वत लेने का बहुत ही ज़्यादा छोटा तरीका नहीं है? ये सब उसके बाद तो जो है वो सोशल मीडिया पे एक नई उनकी हिमायत में भी बहस चल रही है। बहुत सारे दिल जले चला रहे हैं कि बलूचिस्तान में एक शख्सियत को कायदे आजम की तस्वीरें जमा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया और वो कायदे आजम की बहुत सारी तस्वीरें जमा कर रखी थी उन्होंने। अच्छा। तो ये तो रईसानी साहब जिनके पास से कोई ऑलमोस्ट कुछ 64 करोड़ रुपए हैं जो उनके घर से बरामद हुए हैं। फिगर्स के अंदर कोई 19-20 का फर्क भी हो सकता है, और उसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, गैर मुल्की करेंसी भी, और फिर उसके बाद जेवरात भी, और जो आप कह सकते हैं। और माशाल्लाह से आपने देखा कि लोग जब थक गए तो मशीनें मंगाई गई, और मशीनें भी जो है वो गिनते गिनते गर्म हो गई, इतने नोट थे। लेकिन मैं समझता हूँ मेरे साहब के मुश्ताक रईसानी इस करप्शन के जो पूरा बहुत बड़ा खेल है उसका शायद एक बहुत छोटा सा मोहरा हो। टिप ऑफ द आइसबर्ग है। टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मेरे कहने का मतलब है कि छोटा सा मोहरा इस वजह से कि जितने बड़े 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 गेम हो रहे हैं उसका ये एक पार्ट तो हो सकते हैं, लेकिन और वो पता जो मालूमात हासिल हो रही है उसके मुताबिक वो बहुत सारे लोगों के नाम ले रहे हैं और उनके बारे में बता रहे हैं। तो ये इससे बड़ी एक क्या जिनके वो नाम ले रहे हैं वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ताल्लुक रखते हैं या सियासी लोग भी हैं? ये तो आ गया कि मच के इलाके में। जी मेरा ख्याल है कि मीर साहब उनमें से ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद कम और सियासी लोगों की तादाद ज्यादा है। अच्छा। बलूचिस्तान के अंदर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर हर गवर्नमेंट ने, चाहे आसिफ अली जरदारी की हुकूमत हो, चाहे उससे पहले परवेज मुशर्रफ की हुकूमत हो, हर हुकूमत ने कोशिश की, बड़े बड़े नारे भी किए कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर तरक्याती काम कर सकें। बलूचिस्तान के खास हालात हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और उसके अंदर से एक बड़ी रकम जो है वो हमेशा हर हुकूमत ने बलूचिस्तान के ऊपर दी, लेकिन वो रिजल्ट आपको बलूचिस्तान जब भी आप विजिट करके आएंगे आपको कहीं भी ग्राउंड के अंदर नजर नहीं आता। वो रिजल्ट जो है वो आपने और हमने देख लिया कि मुश्ताक रईसानी के घर से बरामद हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा हमाम है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिसमें सियासतदान भी है, जिसमें और दूसरे लोग भी हैं। बलूचिस्तान से रिलेटेड एफसी के जो लोग थे उनके मुतालिक जो कार्रवाई की गई है, यानी लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्ला खटक से लेके और जनरल एजाज शाहिद तक, वो सब भी बलूचिस्तान का ही एक ही केस था जिसके अंदर ये हुआ। तो ये तो करप्ट लोगों की, लुटेरों की और जो है वो मुल्क की दौलत लूटने वालों की जन्नत है बलूचिस्तान। इसकी मिसाल सामने आ गई है। अब ये है कि ये डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जो आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, स्टूडेंट लाइफ से लेकर और जो उनके ख्यालात हैं और जो मामलात हैं, खुद उनकी हुकूमत के अंदर 2013 में ये मुश्ताक रईसानी साहब सेक्रेटरी खजाना बने थे। तो अब ये टेस्ट केस है, बलूचिस्तान के जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं वो वहाँ हुकूमत में मौजूद हैं, उनके लिए भी टेस्ट केस है, मुल्की इदारों के लिए भी टेस्ट केस है, खुद जो सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब अब वजीर आला बने उनके लिए भी टेस्ट केस है कि एक चीज जो बिल्कुल प्रूव हो गई है, अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता तो फिर तो अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं ठीक बात है। अच्छा बाकी साहब, बहुत जल्दी से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास क्या हल है कि हम पनामा लीक जैसे स्कैंडल से निकल सकेंगे? जनाब, वेरी सिंपल, जो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें इमीडिएटली लॉ मेकिंग करनी चाहिए, और लॉ मेकिंग करते वक्त हमें ये मद्देनजर रखना है कि जो लेटेस्ट एडॉप्शन है फर्स्ट वर्ल्ड की, जिस तरीके से वो चीजों को देखते हैं, लॉ मेकिंग के अंदर एक चीज होती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस या क्रिमिनल इंटेंशंस। ये हमारे लॉ के अंदर बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, जिससे ये सारी, जिसे कहते हैं करप्शन का निजाम ऑटो पे लगा हुआ है। हमें लॉ मेकिंग की तरफ तवज्जो देके और आर्टिकल 61, आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 की
सख्त इम्प्लीमेंटेशन चाहिए अपने मुल्क के अंदर। ठीक बात अगर है। इस किस्म के हुक्मरान हमारे ऊपर आते रहे तो ना सिर्फ ये कौम की माएं वाकई रोड पे खड़े होकर अपने बच्चों को बेचती रहेंगी, और बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का नाम बदनाम होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच जी, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। आज हमें जल्दी वाइंड अप करना है, हमारे कैमरे कहीं और इस्तेमाल होने हैं और हमारे पास इतना ही वक्त है कि हम इसको ख़त्म कर सकें। बात को ख़त्म करते हैं, इजाज़त चाहते हैं। और बिल्कुल मेरी तरफ से और मीर साहब की तरफ से आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।